हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक यानी कि जनवरी के इस हफ्ते के अंदर जो हुआ उसका असर जो है अगले हफ्ते में आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हम जनवरी के तीसरे हफ्ते में यानी कि थर्ड वीकली एक्सपायरी की तरफ जो है बढ़ेंगे इस हफ्ते। और इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगले हफ्ते असर डाल सकते हैं, और लास्ट में मेरा क्या व्यू रहने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनके लिए आज एक वीडियो जो है हम लेके आएंगे। और वो वीडियो जो हमने इस महीने का जो सेगमेंट रखा है यानी कि पैकेजिंग बिजनेस, उस बिज़नेस से ही रिलेटेड एक वीडियो शेयर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं या सुपरस्टार्स के जो पोर्टफोलियो हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं डोली खन्ना जी, आशीष कचोलिया जी, मुकुल अग्रवाल, सुनील सिंघानिया या इसी तरीके के जो और वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं के पोर्टफोलियो में भी वो शेयर है। और इनमें से किसी एक वैल्यू इन्वेस्टर ने वो शेयर इस हफ्ते पिक किया है, सॉरी इस क्वार्टर के अंदर जो है पिक किया है। तो उस पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर एक फंडामेंटल चेक जो है हम उसके ऊपर लेंगे। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि एक इस पूरे पैकेजिंग बिजनेस के अंदर जो वैल्यूशंस हैं या उसकी जो साइकिल है वो किस तरीके से भी काम करने वाली है, और क्या रिस्क या रिवार्ड्स उस सेक्टर के अंदर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की, दूसरे पे बात करेंगे HDFC बैंक के रिजल्ट की, तीसरे पे बात करेंगे जो IT कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और नेस्डेक में जो तेजी देखी गई है उसका क्या असर बाजार में हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे FIIs जो नेट सेलर हैं और DIs ने जो पूरा दम लगा रखा है बाजार को रोकने का, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद चाइना और USA की जो मार्केट्स हैं वो अच्छा कर रही हैं और वहाँ पर क्या जो असर हमारे बाजारों पर पड़ सकता है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन और ग्रोथ यानी कि फेडरल रिजर्व किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करेगा, क्योंकि जैसे ही US के बाज़ारों के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेशन ईज आउट हुआ है वैसे ही कमोडिटी के प्राइस तेज़ी से दौड़ने लगे हैं। तो वहाँ पर पूरे जो वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो किस तरीके का डिसीजंस ले सकते हैं, वहाँ पर मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो के अंत में मार्केट कहाँ पर जाकर ठहरता है इस बात की चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है इस हफ्ते के लिए हमें आउटलुक लग रहा है। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो है हम चर्चा करेंगे, तो जिससे एक कंक्लूसिव जो है आप डिसीजंस निकाल पाएंगे कि शायद क्या इस हफ्ते मेन रहने वाला है। तो सबसे पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस। बिटकॉइन $20,000 के ऊपर चला गया है और ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये US के अंदर इन्फ्लेशन कम होने से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही होता है कि भाई कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो बाजार में पैसा डालने से डर रहे थे वो बाजार में पैसा डालना शुरू हो गए। और जो सबसे रिस्की असेट्स है आज की डेट में या सबसे वोलेटाइल या हाई बीटा जो इन्वेस्टमेंट है या जो ट्रेड्स के लिए सौदे लिए जाते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज में दोबारा पैसा लौटना वास्तव में कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को नहीं बयां करता बल्कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बयां कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रिप्टो करेंसीज में लौटा है तो उसका असर कहीं ना कहीं जो बाकी असेट्स क्लास है वहाँ पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, जैसा आपने US के स्टॉक मार्केट में देखा। और US के स्टॉक मार्केट्स एक अच्छी वीकली क्लोजिंग के साथ बंद हुए। तो ये तो थी बात बिटकॉइन की, तो पॉजिटिव इंपैक्ट है बिटकॉइन के अगर मूवमेंट्स को अगर हम देखें तो। दूसरा है HDFC बैंक के जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जो उन्होंने इस क्वार्टर में दी है। बट यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये शायद जो है 2 या 3% और जो है शेयर्स चलने के बाद बाकी सारा जो है प्राइसिंग था, क्योंकि जो आउट परफॉर्मेंस थी वो वास्तव में जो एस्टिमेट्स दिए गए थे उन सभी एस्टिमेट्स को मीट किया या उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो हमें लगता है कि जितनी बेहतर दी है तो वो शायद प्राइस रिफ्लेक्शन जो है 2 या 3% हो सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से अब तक शेयर्स तकरीबन 12 से 15% चल चुके हैं। तो बैंकिंग के स्टॉक्स में जो है अदर देन ICICI बैंक देखें तो बाकी सभी चल चुके हैं। तो ये चीज़ें जो है शायद डिस्काउंटेड हैं और बैंकों के रिजल्ट अभी भी अच्छे आने की उम्मीद जो है हमें लग रही है। और कल फेडरल बैंक के रिजल्ट भी हैं और इसी हफ्ते कोटक बैंक के रिजल्ट भी आएंगे। तो यहाँ पर HDFC बैंक एक हैवी वेट है, न केवल निफ्टी के अंदर बल्कि बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी। तो एक अहम किरदार की भूमिका में HDFC बैंक के जो रिजल्ट रहने वाले हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट से मुझे ऐसा लगता है कि शायद HDFC बैंक शुरुआत अच्छी करे, ओपनिंग अच्छी करे और बाजार में शॉर्ट कवरिंग की भी शुरुआत जो है HDFC बैंक की वजह से आए। बट हो सकता है कि शाम होते होते HDFC बैंक भी बाद में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बने।
और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने HDFC बैंक के अच्छे रिजल्ट की वजह से बिल्डअप किया हो और वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। बट रिजल्ट अच्छे थे तो कोई नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हमने बहुत बार देखा कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी शेयर्स की पिटाई हो जाती है, तो बाजार अलग तरीके से भी रिएक्ट कर देते हैं। बट कुल मिलाकर अच्छे रिजल्ट है और एक पॉजिटिव आउटकम की ही हम जो है उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि बाजार में सब चीज़ों के लिए जो है स्कोप छोड़ के चलना पड़ता है। तीसरा है IT पैक। IT पैक में देखिएगा मोस्टली जो कंपनीज़ ने जो रिजल्ट दे दिए हैं बड़ी कंपनीज़ ने, अब चाहे इन्फोसिस की बात करें, चाहे TCS की बात करें, चाहे विप्रो की बात करें, चाहे SCL टेक की, तो रिजल्ट जितना आप उम्मीद कर रहे थे कि खराब होंगे नहीं है। और मैं यही कह रहा था कि शेयर्स ज़्यादा पीट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब एक स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी क्रिप्टो की वजह से भी आ रही है, NASDAQ की वजह से भी आ रही है, और फिर जब इन्फ्लेशन ईज आउट हो रही है US में और यूरोप भी शायद सुधरता हुआ नजर आएगा, तो ये IT पैक्स के लिए मुझे लगता है कि ये वीक एक अच्छा सप्ताह रहेगा। और बाजार में अगर किसी भी तरीके की कमजोरी आती है इस हफ्ते तो शायद उस कमजोरी को प्रोटेक्ट करते हुए IT स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। तो IT स्टॉक्स मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, एक जो भी डिप होगा वो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रेडर्स के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई IT से। और ये दो हैवी वेट्स हैं, फाइनेंशियल्स और IT। और NASDAQ की जो स्टेबिलिटी है वो शायद कहीं ना कहीं, मैंने कहा था कि NASDAQ के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें IT स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं FIIs जो है नेट सेलर। हम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि FIIs 2422 करोड़ की कैश मार्केट में सेलर थे। अब FIIs के डेटा आपको नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन आप कल के डेटा देखेंगे, यानी कि जो 13 जनवरी के डेटा देखेंगे, तो 1507 करोड़ की उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर लिए, यानी कि वो भी बैकफुट पर आ गए। और यहाँ पर भी 1156 करोड़ की उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी जो है कवर कर लिए। इसका मतलब है कि एक लक्षण ये लगता है ये जो बिकवाली किया ये अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए किया। लेकिन अगर आप पूरे सीक्वेंस को देखेंगे कि भाई लगातार सेल कर रहे हैं, तो इस सेलिंग का क्या असर हो सकता है। तो अगर हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो FIIs भी एक बार ये चाह रहे हैं कि चलो हम अपना शॉर्ट कवर कर लेते हैं, अब इनको तेजी करने दो। जो इंडियन रिटेलर्स हैं या जो DIIs हैं उनको तेजी करने दो। तो वो अगर तेजी करेंगे तो उसके बाद जो है मंदी बनाने की वो कोशिश कर सकते हैं। जहां पर मुझे लगता है कि 18,200 18,300 तक निफ्टी को खींचने की इस हफ्ते के अंदर कोशिश हो सकती है। लेकिन वहां पर जैसे ही निफ्टी जाएगा तो शायद FIIs दोबारा से सेलिंग करते हुए नजर आएंगे, और उसके रीजंस मैं भी थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये तो थी बात मेरी कि एक अच्छे शुरुआत की जो है हमें उम्मीद है। और प्री बजट रैली की बात कर रहे हैं, बट मैं प्री बजट रैली पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बेशक से पूरे मीडिया में प्री बजट चलाते रहेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि अभी जो है प्री बजट है, क्योंकि जिस तरीके के सौदे बने हैं उसको देख के प्री बजट रैली की उम्मीद थोड़ी सी कम है। हालांकि बाजार अपने जो है टेक्निकल बाउंसेस जो है जरूर देता रहेगा, और हफ्ते की शुरुआत भी हम लगता है कि एक पॉजिटिव नोट के साथ करें और अंत भी पॉजिटिव नोट के साथ, लेकिन पूरा हफ्ते के बीच में वोलेटिलिटी रहेगी और तेजी होगी या मंदी होगी, ये जो है थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और बुधवार दोपहर से पता चल जाएगा आपको कि वह बाजार किस करवट जो है महीने के अंत की एक्सपायरी तक जाएगा। और बुधवार से अगर आपको सेलिंग नज़र आ जाए और हैवीली, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने सेलिंग की है FIIs ने, ये एक बार बैकफुट पे जाएंगे, मतलब पीछे जाएंगे थोड़ा सा, अपने शॉर्ट इन्होंने कवर कर लिए हैं, बाजार को ऊपर खींचने देंगे। जब वैल्यूशंस ठीक होगी तो शायद सेल करेंगे, तो वो आपको एक बार अच्छी तेजी भी लगेगी, आपको लगेगा बहुत बढ़िया बाजार में तेजी होने वाली है। और फिर मीडिया आपको चिल्ला लगेगा भाई अब नया लेवल हाई तोड़ेंगे, बट मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे उसको कि भाई सोमवार मंगलवार के ट्रेंड बुधवार को कंटिन्यू रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उससे पहले ही FIIs कुछ और एक्शंस लेते हुए नजर आते हैं। तो ये है कि मैं शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से 200-300 पॉइंट आपको निफ्टी चलता हुआ नजर आए, और हो सकता है 400 पॉइंट भी चल जाए, लेकिन उसके बाद मंदी बन जाए उसकी भी गुंजाइश है। एग्रेसिव शॉर्ट नहीं मुझे लगता है अभी बनने चाहिए, और एग्रेसिव शॉर्ट कब बनेंगे वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसका देखिएगा चाइना और US के मार्केट में जो स्टेबिलिटी आई है, उसी स्टेबिलिटी से FIIs ने कैश मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अगर ये कैश मार्केट का पैसा कंटिन्यू रहेगा
तो फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है नहीं एफआईआईज की। हालांकि एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशन है वो नॉर्मली जितनी होती है उनसे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके की कैश मार्केट में सेलिंग है, ये हो सकता है कि उसके लिए ही इन्होंने कैश मार्केट में जो सेल कर रहे हैं, तो इनको पता है कि उनको अगले महीने के अंत तक कैश में सेलिंग करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बनाए हुए हैं। तो ये अगर होता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा डीआईज ने इतनी मजबूती के साथ ना इनके प्रहार को रोका है, इनके मतलब समझ रहे हो एफआईआईज के प्रहार को रोका है। और अगर वो प्रहार इस हफ्ते भी रोक पाए डीआईज, और अगर एफआईआईज का प्रहार इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहा, तो फिर देखिएगा दोनों में से किसी भी साइड बाजार बहुत बढ़िया मूव दिखा सकता है। लेकिन जो मूवमेंट तेजी वाला आएगा वो लास्ट हफ्ते में ही जाएगा, फिर अगर ये इस हफ्ते जीत गए तो, क्योंकि इस हफ्ते तो सेटलमेंट में ही लग जाएगा। और किसी भी तरीके से 17,700 टूट गया, ध्यान रखिएगा, अगर 17,700 टूट गया नीचे की तरफ, तो देखिएगा कोहराम बचा देंगे एफआईआईज बाजार के अंदर। क्योंकि फिर जो हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स, उन सब के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं 17,700 पे। तो 17,700 निफ्टी का अहम लेवल है। और उसी तरीके से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी शायद उस समय पर 41,000 को भी तोड़ दे। तो अभी जो निफ्टी के अंदर जो है बैंक निफ्टी में है वो 41,700 है। 41,700 17,700 याद रख लीजिएगा। इन दोनों के नीचे अगर बाजार होता है, बाजार में अच्छी वाली कमजोरी इस महीने के अंत तक के लिए आएगी। मैं लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा हूँ, इस हफ्ते के अंत तक ट्रेडिंग वाली, इस महीने की जो अंत की एक्सपायरी है। अगर 17,700 या 41,700 के टूटने के बाद अगर क्लोजिंग होती है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे तो 18,300 को पार करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है। और 43 के आसपास अगर बाजार चाहता है, 43 को ब्रीच करता है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि 42,800 से 43,000 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो ये हो सकता है कि बाजार वहीं से उल्टा टर्न कर दे। तो 43 और 42,800 से उल्टा टर्न करने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि बाजार एक बार वहां पर जाए, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे हैं सब कुछ। लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ना समझें आप, क्योंकि वहां पर आप बाइंग करेंगे और जो है मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहेगा जी शॉर्ट कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग आ गई। और उसी समय पर क्योंकि इतनी सेलिंग जो है एफआईआईज ने की है, तो वो भी ऐसा तो है नहीं कि सीधा अपने सारे शॉर्ट्स कवर करके ही मानेंगे। तो वो हो सकता है कि दोबारा से जब बाजार ऊपर जाएगा, जितने शॉर्ट्स कवर किए वो दोबारा से बिल्डअप करते हुए नजर आएंगे। तो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। तो ये हफ्ता जो है वोलेटिलिटी के साथ भरा रह सकता है और एक तरफा मूव बाजार में आएंगे। नीचे अगर आपको बता दूं सीधा 41,700 टूट जाए और ऊपर की तरफ 43,000 टूट जाए, तो किसी भी साइड से अगर बाजार टूटता है तो इस तरीके के मूव है। उसके बीच में सब रेंज बाउंड है। इसी तरीके से 18,300 और 17,700 के बीच में रेंज बाउंड ट्रेड है। किसी भी साइड बाजार टूटता है उसी साइड जो है मूव करने के चांसेस है। अब ऊपर की तरफ मूव करने के चांसेस कम क्यों है ये बताता हूँ आपको। कि देखिएगा जो आईटी पैक था उसके रिजल्ट ठीक है, तो आईटी ने खराब किया, नहीं तो आईटी कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है अच्छा कर रहे हैं, बैंकिंग अच्छा कर रहे हैं, बट ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल नहीं है। आप इसको कहें कि नहीं अगले 4 साल के लिए सस्टेनेबिलिटी है, नहीं, वो नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी तो वो भी बैंकों के लिए जो हेज करना है या बैंकों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेट एकदम बढ़ जाए एकदम घट जाए, तो अगर इन्फ्लेशन कम भी होती है और रेट घटने शुरू होते हैं तो बैंकों के लिए फिर भी ट्रैप हो जाएगा। तो बैंकों को अपनी असेट्स क्वालिटी को मैनेज करना तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा क्योंकि नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, लेकिन असेट्स पोर्टफोलियो में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने एफडी बहुत महंगे रेट से ले ली और फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना शुरू हो तो लोन रेट नीचे की तरफ करने पड़ेंगे, तो वो भी एक चैलेंजेस है। अगर स्टेबल रहते हैं तो बैंकों के लिए बढ़िया है कि भाई इन्फ्लेशन यही रहे, कुछ नहीं हो, तो वो ज़्यादा बैंकों के लिए बढ़िया। तो बैंकों में एक वोलेटिलिटी रहेगी और बैंक जो है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 41,700 भी टूट सकता है, ऊपर 43,000 भी टूट सकता है। बट इसके बीच में आप ट्रेड करते रहिए, वो 43 की तरफ जाए तो सेलिंग करिए, 43 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे की तरफ जाता है 42 के आसपास जाता है 41,900 बाय करिए, 41,700 का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड करते रहिए। बट स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जो है आइडिया। उसके बाद हम बात करें चाइना और यूएस की मार्केट अच्छा कर रही है, तो भाई कैश इनफ्लोज जा रहे हैं ना। चाइना की मार्केट अगर आप ग्राफ को बनाएंगे ना 15 दिन का, तो बिल्कुल आपको 45 की अगर आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे 45 डिग्री के ऊपर, तो बिल्कुल वो ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के ऊपर, तो इतना स्ट्रॉन्ग
जो है आपको चाइनीज़ मार्केट में जो है देखने के लिए मिला है कि जो बाइंग इंटरेस्ट बना है, और वो सब हमें लग रहा है कि जो अलोकेशंस हैं वो इंडिया से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ जा रहे हैं, और चाइना के अंदर इकोनॉमी जो है ओपन की है, और जो जीरो कोविड पॉलिसी से वो बैकफुट पे गए हैं उसका भी असर जो है उन्हें देखने के लिए मिला है। ये हो गई हमारी बात। तो मैंने आपके साथ जो सबसे लास्ट में चर्चा करनी थी लेवल्स वाली वो मैंने कर ली है। अब लास्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ। देखिएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन ईज आउट हुई, ब्रांड क्रूड $85 पे चला गया, बिटकॉइन $20,000 को तोड़ गया, सारी कमोडिटीज में आग लग गई। तो भैया होगा क्या कि आपको एक बार तो लगेगी कि इन्फ्लेशन हल्की हो रही है, लेकिन जब इन कमोडिटीज़ के प्राइस देखेगा तो भाई फेडरल रिजर्व क्या कहेगा, नहीं भाई मैं नहीं काट रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटेगा नहीं, और जब ये कमोडिटी के प्राइस बढ़ने लगे, बेशक से इन्फ्लेशन कम होगी, तो उन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो घटाएगा, या हो सकता है बढ़ाने की दर कम कर दे, हो सकता है 0.5 ही बढ़ाए या 0.25 बढ़ाए, लेकिन जो है वो भी रुकेगा नहीं, और घटने का तो अभी वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था पिछली बार। बिहाइंड द कर्व आपने बहुत बार सुना होगा, बिहाइंड द कर्व, बिहाइंड द कर्व। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन पहले बढ़ गई थी और उन्होंने एक्शन बाद में लिए थे। तो इस बार फेडरल रिजर्व वो गलती नहीं करेगा कि अगर कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे बैकफुट। वो इन्फ्लेशन के डेटा ना देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो बढ़ाते रहेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही उनकी जो स्पीचेस हुई हैं अभी हाल फिलहाल में फेडरल रिजर्व की तरफ से, तो जो पॉवेल साहब ने बोला है उसको अगर आप नज़रअंदाज ना करें तो ये पक्का है कि इन्फ्लेशन अभी कम होने वाली नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम होने वाले नहीं है, और इन्फ्लेशन जो ईज़ आउट हो रही है वो जो है अभी बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी फिर, क्योंकि सब कमोडिटी के प्राइस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए कि 2 दिन में। तो जैसे वो बढ़ रहे हैं तो एक तरफ इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगी, तो फिर फेडरल रिजर्व क्या करेगा, फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो क्या वो बिहाइंड द कर्व नहीं रहने वाला, तो वो ग्रोथ के लिए एक चैलेंजेस है। तो जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो एक राहत जो है मिली है, और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो एक टेक्निकल पुल बैक जो है वीकली या मंथली चार्ट पर डाउ जोन्स एंड नैस्डैक में आया है, और वो सब जो है आप देख रहे हैं कि किस वजह से आया। तो ऐसे पुल बैक्स जो है आते हैं हमेशा, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखें 1 महीने या 3 महीने में भी, तो जब बाजार एक डाउन ट्रेंड में भी होते हैं, मैं स्पेशली यूएस के बाजारों की बात करूं, तो जब डाउन ट्रेंड में भी होते हैं तो ऐसे पुल बैक अक्सर आते हैं, और वो पुल बैक ऐसी खबरों की वजह से आते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को कोई एक्सट्रीम है। देखिएगा बाजार कभी भी ना तो स्ट्रेट लाइन से चढ़ते हैं और ना स्ट्रेट लाइन से गिरते हैं, तो इस वजह से ऐसे टेक्निकल पुल बैक्स आते हैं। तो इस हफ्ते का मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन देखिएगा मैं भी केवल एक जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा भाई अब अपने ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेने के बाद लें। दूसरी बात ये है कि जो भी ट्रेड्स लें उसमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और मैं ये भी कहूँगा कि भाई अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है या बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं, तो जो भी ट्रेड्स करें वो ऐसा करें जिसमें आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा कैसे रहती है ये तो देखिएगा आप ट्रेडर्स लोग जानती हैं, और मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 तरीके हैं। या तो भाई आप ऑप्शंस को बाय करके चलें, बट वहाँ पे टाइम वैल्यू आपको जो है चैलेंज होती है, तो वहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से लेवल पर बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड पैसा देना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। दूसरी ये है या तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आप सेल करें, तो उससे भी आप जो है थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, उस ऑप्शंस की वैल्यू को ना देख के इंडेक्स की वैल्यू को देख के जो है स्टॉप लॉस ले। मान लीजिए आपने 41,000 की ऑप्शन ही सेल कर दी और 41,700 टूट गया, और वो अगर इस हफ्ते की ऑप्शंस है, अगर वो 41,700 टूटा है तो फिर हो सकता है अभी 41 भी चला जाए, तो आपकी ऑप्शन 41,000 वाली भी जो है फंस सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 44 की या 43,500 की कॉल बेची है और 43 ब्रीच हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी 43,500 की कॉल भी फंस जाए जो आपने बेच रखी है। तो ये रीजंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि आप उसको इंतजार नहीं करते कि 43,500 आएगा तब आपने वो सौदा काटना है या 41,000 आएगा तब सौदा काटना है। तो वहाँ पर आपको क्विक एक्शंस लेने होते हैं या उस सौदे को दूसरे तरीके से बदलना होता है। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।